कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम लेके चलेंगे पेपर नंबर 3 में दो बुक आपकी, एक तो डायनेमिक्स है, एक कौन सी है, स्टैटिक्स है, स्थिति विज्ञान। तो आज हम लेके चलेंगे स्थिति विज्ञान। देखो कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर एक बार आप हमें एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी के क्वेश्चन निकालने का मौका दीजिए, तो एक बार आप वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिए। 1-2-3 रोज में आप मेरे को बता देना कि सर एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी के कौन कौन से क्वेश्चन बताने हैं। फिर डायनेमिक्स की देखो कंप्लीट ही प्रॉब्लम क्लास बना देंगे। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह बहुत कम पूछते हैं, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी फट के जाना नॉलेज के लिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए हमें थोड़ी पता है, तो आपको फट के जाना है। और डायनेमिक्स के साथ साथ आपको ये स्टैटिक्स से भी 1 यूनिट कवर करके जानी है। तो मैं आपको एक ईजी सी यूनिट पढ़ाऊंगा, इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 5। तो आप समझ गए होंगे। तो एक तो मैंने जो डायनेमिक्स में आपको मैटर पढ़ाया है वो मैटर कवर करके जाना है, और एक आपको ये मैटर यूनिट नंबर कौन सी कवर करके जानी है, स्टैटिक्स से 5। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके आराम से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर 5 पे इसमें हम चैप्टर कौन सा लेके चल रहे हैं, 7 लेके चल रहे हैं। कौन सा चैप्टर लेके चल रहे हैं, 7। और हम क्या पढ़ेंगे, कैटेनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो वो मैटर तो आपका कवर हो गया होगा, साथ के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनमें आप क्वेश्चन वगैरह भी निकालते रहना। एक बार एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी चैप्टर के जो नहीं आए वो मेरे को बता देना, उनकी एक मैं क्लास बना दूंगा। और उसके साथ साथ आपको एक कैटेनरी भी पढ़ना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, क्या पता वहाँ देखो वैसे परेशानी आने की संभावना तो नहीं है, मिल जाना चाहिए मैटर, लेकिन फिर भी क्या पता कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, समस्या हो जाए। तो आप एक काम करना, इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना एग्जाम में, कैटेनरी को। तो देखो सबसे पहले हम बात करें, कैटेनरी पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, कुछ छोटी मोटी बातें करेंगे। मैं परिभाषा बोल के लिखा देता हूं, क्योंकि बुक में भी दे रखी हैं। देखो हम बात करें परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, पूर्णतया लचीली डोरी। तो कोई भी डोरी है वो पूर्णतया लचीली डोरी कब कहलाती है, जब वह किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है। जैसे आपके पास मान लीजिए नॉर्मल अभी कोई डोरी है नहीं यहाँ, जैसे ये डोरी है, ये क्या है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल क्या आपके पास स्ट्रिंग है, क्योंकि किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है। वैसे आपको पता है, आप देखोगे सर हल्का हल्का सा कर रही है, वो भी नहीं करना चाहिए। परफेक्टली फ्लेक्सिबल डोरी क्या होती है, जो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है। जैसे हम तार की बात करें, क्या तार है वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल डोरी है क्या आपके पास, स्ट्रिंग है क्या? आप बोलोगे नहीं है, वो तो प्रत्येक बिंदु पर मोड़ने का प्रतिरोध करता है बेटे, उसको तो मोड़ना पड़ता है। हम और भी देखो डोरी की बात करें, जो कुल मिला के डोरी ऐसी होनी चाहिए, ये पूर्णतया लचीली डोरी नहीं है। देखो हम बात करें तो देखो कुछ बिंदुओं पर मुड़ने का क्या कर रही है, प्रतिरोध कर रही है। देखो अभी देखो कुछ बिंदुओं पर मुड़ने का क्या कर रही है, प्रतिरोध कर रही है। परफेक्टली जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है वो एक ऐसी डोरी होती है जो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है। ऐसे करें तो आराम से नीचे मुड़ जाए बेटे। अभी ये नहीं है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग नहीं है। ऐसी एक डोरी होती है, जैसे हम नॉर्मल आप जानते हो, ऐसे तो कई अनेक प्रकार की डोरियां होती हैं, वो किसी भी बिंदु पर मुड़ ऐसे पकड़ोगी तो आराम से वो इस शेप में मुड़ जाएगी। तो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करी, ऐसी डोरी क्या कहलाती है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाती है। तो परिभाषा लिख देना आप, तो नॉर्मल एक ऐसी डोरी जो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाती है। ओके, देखो इसी का ही नाम क्या है, एक समान लचीली डोरी। पूर्णतया को अपन क्या बोल सकते हैं, एक समान लचीली डोरी भी कह सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी यूनिफॉर्म। तो पूर्णतया लचीली डोरी बोल दो चाहे एक समान लचीली डोरी बोल दो, दोनों का ही गुण क्या है, जो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है। ओके, जैसे आप 2 बिंदुओं पर ऐसे पकड़ोगे डोरी को तो आराम से ऐसे मुड़ जाएगी वो। जैसे यहां और यहां आपने पकड़ा तो आराम से वो एक समान क्या होगी, वो लचीली डोरी होगी जो ऐसे मुड़ जाएगी वो।
देखो अब हम बात करते हैं कैटेनरी की बात करते हैं। देखो कैटेनरी की बात करें हम, तो कैटेनरी क्या होती है, देखो आप वो समझो, आप कैटेनरी कैसी आकृति को बोला जाता है, कैटेनरी कैसी आकृति को बोला जाता है वो आप ध्यान से समझो। तो देखो आप एक समान लचीली डोरी को किन्हीं दो बिंदुओं या जंजीर पे ले सकते हैं। देखो जंजीर भी आपको पता है किसी भी बिंदु पर मुड़ने का, जैसे आप गले में सोने की जंजीर वगैरह की बात कर रहे हैं, ऐसे पकड़ोगे तो आराम से वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है, वो आराम से मुड़ जाएगी, किसी भी बिंदु पर मुड़ने का वो प्रतिरोध नहीं करेगी। तो कैटेनरी क्या होती है, एक समान लचीली डोरी जो किसी भी बिंदु पर मुड़ने का प्रतिरोध नहीं करती है, को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य देखो एक बात मैं बता दूं, मैं लिख देता हूं किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं जो ऊर्ध्वाधर तल में स्थित नहीं हो। एक समान लचीली डोरी को किन्हीं दो बिंदुओं जो ऊर्ध्वाधर तल में स्थित नहीं होने चाहिए। देखो एक तो होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। जैसे हम बात करें ऊर्ध्वाधर कौन सा होता है आपको पता है, ये लाइन कौन से तल में है, क्षैतिज तल में है। ये लाइन कौन से तल में है, ऊर्ध्वाधर तल में है। तो एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं मैं आपको। ये क्षैतिज होता है, ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। तो एक समान लचीली डोरी को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं जो ऊर्ध्वाधर तल में स्थित नहीं हो, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र पूर्वक या स्वतंत्रता पूर्वक ढीली लटकाने पर जो आकृति बनती है वह कैटेनरी कहलाती है, उसे कैटेनरी कहते हैं। तो कोई दो बिंदु ले लिया आपने, देखो एक तो ए ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, बी। एक समान लचीली डोरी है, दो बिंदुओं पर आप क्या कर रहे हो, एक समान लचीली डोरी है और वो बिंदु कौन से तल में नहीं होने चाहिए, ऊर्ध्वाधर तल में नहीं होने चाहिए। ऊर्ध्वाधर तल का समझ गए, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां। अब ऐसे पकड़ लोगे आप दो बिंदुओं पर उस लचीली डोरी को, तो कैटेनरी की आकृति नहीं बनेगी। वो तो आपको पता है, ऐसे पकड़ लोगे तो वो देखो एक लाइन सी, वो तो ऐसे आ जाएगी आकृति, वो चैन ऐसे ही तो आएगी, वो यहाँ एक टी होके आएगी। तो दो बिंदु है, वो कौन से तल में होने चाहिए आपके पास, क्षैतिज तल में होने चाहिए। और एक लचीली डोरी ले रहे हैं और उसको ढीली लटकाने पर, देखो टाइट भी रखेंगे तो भी कैटेनरी की आकृति नहीं बनेगी। तो कोई दो स्थिर बिंदु हैं क्षैतिज तल में, उनके मध्य कोई एक समान लचीली डोरी है, उसको ढीली लटकाने पर जो आकृति बनती है वही क्या कहलाती है, कैटेनरी कहलाती है। आपको पता है कैसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी। दो बिंदु है उनके बीच ढीली लटकाओगे तो आप उस लचीली डोरी को, तो ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, कैटेनरी कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, देखो हम बात करें तो कैटेनरी आपको पता चल गया क्या होता है।
देखो गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो आपको पता है वो तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आपको जैसे ऐसे लटकाओगे तो गुरुत्वाकर्षण जब काम करेगा तभी तो वो डोरी नीचे आएगी। गुरुत्वाकर्षण तो आपको पता है यहाँ लगता ही है जमीन की ओर, आपको पता है जैसे डोरी लटका रहे हो तो यहाँ कौन सा बल काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, आपको पता है। देखो हम बात करें वैसे हम इस चैप्टर में जो कैटेनरी पढ़ेंगे वो कौन सी कैटेनरी पढ़ेंगे, कॉमन कैटेनरी पढ़ेंगे। हम कौन सी कैटेनरी पढ़ेंगे, साधारण कैटेनरी पढ़ेंगे। कौन सी कैटेनरी पढ़ेंगे हम, कॉमन कैटेनरी। तो हम उसकी भी स्टडी कर लेते हैं। तो कॉमन कैटेनरी क्या होती है, साधारण कैटेनरी क्या होती है कि एक समान लचीली डोरी को किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक ढीली लटकाने पर, गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकाने पर जहां प्रति एकांक लंबाई का पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई का भार एक समान हो, साधारण कैटेनरी कहलाती है। ढीली लटकाने पर जहां प्रति एकांक लंबाई का भार एक समान हो, जो आकृति बनती है साधारण कैटेनरी कहलाती है। देखो बात समझ में आ गई होगी, वो कि वही है कैटेनरी। साधारण कैटेनरी में क्या होता है, जैसे आपके पास दो बिंदु ले लिया आपने, यहां बता देता हूं मैं, ये दो बिंदु ले लिया आपने, ए ये बी, उनके बीच आप ढीली लटकाओगे, प्रति एकांक लंबाई का भार क्या हो, एक समान हो आपके पास। जैसे मान लीजिए एकांक लंबाई वो मीटर सेंटीमीटर इकाई जो भी हो सकती है उसकी यूनिट वगैरह। तो मान लीजिए यहाँ 1 मीटर जो आपके पास डोरी है उसका भार कितना है, मान लीजिए 500 ग्राम है, तो आगे वाले 1 मीटर का भार भी कितना होना चाहिए, 500 ग्राम। आगे वाले 1 मीटर का भार भी कितना होना चाहिए, 500 ग्राम। कि प्रति एकांक लंबाई का भार क्या हो, एक समान हो। जैसे यहाँ 1 मीटर लंबाई का भार 500 ग्राम है, आगे 1 मीटर लंबाई का भार 600 ग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साधारण कैटेनरी की आकृति बनानी है तो वही एक समान लचीली डोरी लेनी पड़ेगी, उन्हें दो स्थिर बिंदुओं के बीच ढीली लटकाएंगे और डोरी ऐसे रखेंगे कि उसकी प्रति एकांक लंबाई का भार क्या हो, एक समान हो। तो जो आकृति बनती है वो क्या होती है, साधारण कैटेनरी होती है। बट इस चैप्टर में हम किसका अध्ययन करेंगे, साधारण कैटेनरी का ही अध्ययन करेंगे। ओके, देखो हम आगे बात करें। देखो अब हमें पूछ रहा है ये साधारण कैटेनरी का नेज समीकरण ज्ञात करना। देखो आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम कैटेनरी का समीकरण ज्ञात करेंगे। कहने का जो ये आकृति है ना, जैसे आप वर्त का समीकरण ज्ञात करते हुए नॉर्मल जैसे x² + y² = a², वैसे हमें कैटेनरी का समीकरण ज्ञात करना है और वो नेज समीकरण ज्ञात करना है। ये चर्चाएं पहले भी आपने सुनी होंगी। जैसे कैटेनरी का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, इसका अर्थ है कि हमें एक्स वाई में क्या करना है, कैटेनरी का समीकरण ज्ञात करना है। कार्तीय रूप एक्स वाई को बोला जाता है। हमें कैटेनरी का ध्रुवीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है, इसका अर्थ है आर और थीटा के रूप में हमें कैटेनरी की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब नेज समीकरण आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो एस और साई के बीच जो संबंध होता है उसको क्या बोला जाता है, नेज समीकरण। तो हमें क्या करना है, कैटेनरी का समीकरण ज्ञात करना है, वो किसके पदों में ज्ञात करना है, एस और साई के पदों में। ओके, देखो साधारण कैटेनरी का अपन कौन सा समीकरण ज्ञात करेंगे,
ने समीकरण। वही आपको क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। हमें कॉमन कैटेनरी की कौन सी इक्वेशन ज्ञात करनी है, इंट्रिंसिक इक्वेशन, ये समीकरण। तो साधारण कैटेनरी का आप ने समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, वो देखो सबसे पहले हम कैटेनरी की आकृति बना लेते हैं। हम इस कैटेनरी जो हमने पढ़ाया ना, इसका अब हम समीकरण ज्ञात करना आपको सिखाते हैं। तो ध्यान से सुनना, आप जो पढ़ा रहे हैं उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो आप, ये देखो मैंने क्या ले लिया, क्षैतिज तल ले लिया, और ये ऊर्ध्वाधर, ये x ले लिया और ये y ले लिया। यहां कोई कैटेनरी लेके चल रहे हैं। ये बिंदु मैंने क्या मान लिया, देखो बिंदु कुछ भी मान लो। वैसे सामान्यतः मैं आपको बता दूं, इन दो बिंदुओं को जैसे बुक वाला ए भी मान रहा है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप और कुछ मान लो, वो काम आएंगे नहीं अपने। बस बोलना है कि ये कैटेनरी है, वो तो जो नाम लिखेंगे वो बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। वैसे कैटेनरी में होता है क्या है कि सामान्यतः जो नीचे वाला ये बिंदु होता है ना वाई एक्स पर, इस बिंदु को क्या बोला जाता है, सी बोला जाता है, कैपिटल सी। क्या बोला जाता है, कैपिटल सी। वैसे मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा बैक में जाओ, आप बीएससी पार्ट कौन सी ईयर में जाओ, फर्स्ट ईयर में जाओ, वहां आपको पता हो तो एक 4.b चैप्टर में एक इक्वेशन आई थी, y बराबर सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। वहाँ भी कैटेनरी का समीकरण बनाया था। ये बिंदु कौन सा आया था, 0 c। तो याद रखना, यहाँ इस दूरी को क्या पढ़ा जाता है, स्मॉल c पढ़ा जाता है इस दूरी को। हम कैटेनरी का एक समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। कैटेनरी ऐसी आकृति होती है, मैंने सी बिंदु के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए, 0 c मान लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये बिंदु c है, यदि ये दूरी c है o से, क्योंकि अब वाई एक्स पर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y की दूरी आपने c मानी है, तो कैपिटल C बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 स्मॉल c होंगे। लिख देना, माना ACB एक साधारण कैटेनरी है। ACB क्या आपके पास एक साधारण कैटेनरी है, जिसका सबसे नीचे वाला बिंदु क्या है, जो मिनिमम को न्यूनतम बिंदु आपके पास है, वो हमने क्या मान लिया, कैपिटल C है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 c हैं। तथा देखो बात समझ में आनी चाहिए, कैटेनरी की ऐसी आकृति होती है बेटे। कैटेनरी में सामान्यतः इस दूरी को क्या लेके चलते हैं, स्मॉल c लेके चलते हैं, इस दूरी को याद रखना। तथा कैटेनरी पर देखो आपको क्या करना है, कैटेनरी का ने समीकरण निकालना है। कहने का कैटेनरी का आपको एक्स वाई के रूप में क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। आप याद करो, जैसे मैं आपको पहले भी पढ़ाता था ये चीजें कि जैसे आपको वर्त का समीकरण आर थीटा के पदों में निकालना है, तो वर्त पर क्या लेके चलते हो आप आर थीटा। जैसे वर्त का समीकरण आपको एक्स वाई के पदों में निकालना है, तो आप वर्त पर क्या लेके चलते हो, एक्स वाई। अब कैटेनरी की इक्वेशन आपको एस और साई के पदों में ज्ञात करनी है, तो आपको कैटेनरी पर क्या लेके चलना पड़ेगा, एस और साई। यदि आप कैटेनरी पर एस और साई मानोगे, तो फिर जो एस और साई के रूप में जो समीकरण आएगा वो किसका आएगा, कैटेनरी का आएगा आपके पास। यही तो बात है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं वो समझो। एक बिंदु लेके चलते हैं कैटेनरी पर, अन्य कोई बिंदु क्या आपके पास P है, और जहां
मैंने ये तो कैटनरी पर अन्य कोई बिंदु हमने क्या मान लिया, P मान लिया। देखो क्या मान लिया, P, जहां CP बराबर तो मैंने क्या मान लिया, S। एक तो S चाहिए आपको, तो इस दूरी को तो मैंने क्या मान लिया, S मान लिया। कौन सी दूरी को, CP को। आप समझ गए होंगे, CP को तो मैंने क्या मान लिया, S। हमें साई और चाहिए, क्योंकि हमें SI के रूप में समीकरण निकालना है। तो साई क्या होता है, अन्य कोई बिंदु P है जहां CP बराबर C एवं बिंदु P पर डोरी का तनाव। एक बात मैं आपको बताऊं, ये बात बताओ मेरे को, जैसे आपके पास, सबसे पहले बातों को समझे। ये डोरी आपके पास, आपने दो स्थिर बिंदुओं पर उसको लटका दिया, तो डोरी के प्रत्येक बिंदु पर टेंशन तनाव तो होगा ही, खिंचाव होगा आपके पास। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो टेंशन होता है, तनाव होता है, वो कहाँ लगता है। जैसे बिंदु P का आप तनाव देखोगे, बिंदु P का तनाव कहाँ लगेगा, बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, उसकी दिशा में। कोई भी बिंदु है, उसका तनाव कहाँ लगता है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में। तो मैंने क्या मान लिया, थोड़ा सा देखो आप, मैंने बिंदु P पर तनाव कितना मान लिया, बिंदु P पर तनाव T मान लिया। और आपको पता है कि ये तनाव कहां लगेगा, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में। और हमने माना कि बिंदु P पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, साई। एस और साई मानना जरूरी है। एस और साई आप जानते भी होंगे, नियत समीकरण में क्या होता है, किसी स्थिर बिंदु से अन्य बिंदु तक की दूरी को S बोला जाता है, और उस अन्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको साई बोला जाता है। नियत समीकरण की स्टडी करना। तो मैंने क्या किया, एवं बिंदु P पर डोरी का तनाव T है, तथा उस बिंदु पर जो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। लिख देना, तथा लिख देना, माना बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, माना बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा हम मान के चल रहे हैं कि जैसे बिंदु P पर आप जो स्पर्श रेखा खींच रहे हो वो एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाती है, साई। माना बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। हमने एंगल को क्या नाम दे दिया, साई। बेटे नॉर्मल सी बातें हैं, दोबारा समझ लो आप। कैटनरी का समीकरण निकालना है तो कैटनरी की हमने आकृति बना ली। कैटनरी का न्यूनतम बिंदु हमने क्या मान लिया, कैपिटल सी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, 0 C। और हमें पता है कैटनरी का समीकरण निकालना है, नेज रूप में निकालना है। नेज रूप SI होता है, तो SI तो हमें मानना पड़ेगा। तो हमने कैटनरी पर एक अन्य बिंदु P लिया और बिंदु P की इस C से दूरी हमने कितनी मान ली, S। और साई हम जानते हैं बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के साथ एंगल होता है, तो वो मैंने साई बना दिया। अब मैं बात करूं बिंदु P पर टेंशन की बात करूं, तो डोरी है तो प्रत्येक बिंदु पर तनाव लगेगा। अब बिंदु P पर जो तनाव होगा वो कहाँ होगा, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो मैंने बिंदु P पर तनाव कितना मान लिया, T मान लिया। यही लिखा है मैंने, लिख देना, तथा
बिंदु सी पर तनाव, देखो मैंने बिंदु सी पर तनाव क्या मान लिया, सी पर तनाव क्या मान लिया मैंने, टी नोट है। इसलिए टी नोट क्या होगा आप बताइए मेरे को। आप देखो मैंने बिंदु सी पर क्या मान लिया, तनाव कितना मान लिया, टी नोट, एवं डोरी के एकांक लंबाई का भार, एवं डोरी के एकांक लंबाई का भार W है। देखो बात को समझो, देखो क्योंकि साधारण कैटेनरी है तो प्रत्येक एकांक लंबाई का भार क्या होता है, एक समान होता है। साधारण कैटेनरी में मैंने कोई भी एकांक लंबाई है उसका भार कितना मान लिया, W मान लिया, तो आगे वाली एकांक लंबाई का भार भी क्या होगा, W होगा। मैंने बिंदु C पर तनाव क्या माना है, टी नोट, क्योंकि बिंदु C पर भी तनाव तो लगेगा ना डोरी में। अब बिंदु C पर जो तनाव लगेगा वो कहां लगेगा, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो यहां लगेगा टी नोट। अब मेरे को एक छोटी छोटी बातें बताओ आप भी, जैसे मैं बात करूं टी नोट का मान आपसे पूछूं तो क्या होगा, टी नोट क्या होता है, ये जानते होंगे तनाव का फॉर्मूला निकालना कि इस बिंदु पर भार क्या होगा आपके पास, इस बिंदु पर तनाव क्या होगा उसके भार के बराबर होगा। तो देखो एकांक लंबाई का भार आपने कितना माना है, W माना है। ये दूरी कितनी है आपके पास, C है, तो जो बिंदु C पर जो तनाव होगा वो कितना होगा, WC होगा, क्योंकि एकांक लंबाई का भार कितना है, W है, और ये बिंदु C है वो कितनी दूरी पर है, उसे स्मॉल c दूरी पर है, तो टी नोट क्या होगा, WC होगा आपके पास। इस चीज को एक बार समझना, तो एक बार वीडियो को रोक के उतार लो। जैसे आपने टी नोट, ये दूरी चेंज होगी ना, तो ये टी नोट भी जैसे मान लीजिए C की जगह ये दूरी कितनी होती, मान लीजिए x होती है दूरी, ये दूरी कितनी होती है, x होती, तो टी नोट क्या होता है, WX हो जाता आपके पास। ये होता है तनाव। उतार लिया। देखो ये हमने फॉर्मेलिटीज कर दी, कुछ मानना था हमें वो हमने लिख दिया। अब आगे देखिए आप पे, देखो हम बात करें डोरी CP का भार CP का भार WS है। देखो हम बात करें जो डोरी CP है इसका भार कितना होगा, WS होगा। क्यों, देखो एकांक लंबाई का भार होता है ना, उसको जितनी लंबाई से गुणा करते हैं उतनी लंबाई का भार आता है। तो एकांक लंबाई का भार क्या है, W है। यदि इसको मैं CP की लंबाई से गुणा करूंगा तो जो CP लंबाई की डोरी है उसका भार आ जाएगा। कहने का डोरी CP का भार कितना आपके पास, WS होगा, क्योंकि CP आपने S मानी थी, एकांक लंबाई का भार W है, तो S को मैं W से गुणा कर दूंगा तो डोरी CP का भार आपके पास आ जाएगा। आगे देखिए, देखो डायरेक्ट ही बता दूं मैं, यहां 3 बल कार्यरत हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट लिख देता हूं, यहां 3 बल कार्यरत हैं। एक तो कौन कौन सा है, देखो हम बात करें 3 बल कौन कौन से हैं, डोरी CP की बात कर रहे हैं। डोरी CP पर 3 बल कार्यरत हैं। एक तो क्या है, बिंदु P पर तनाव T, जो बिंदु P पर खींची गई, बिंदु P पर खींची गई
स्पर्श रेखा के अनुदिश यही है आपके पास। देखो सीपी की बात कर रहे हैं, सीपी भाग है अपने पास, इस पर 3 बल लग रहे हैं। एक तो बिंदु पी पर लग रहा है, वो टेंशन टी लग रहा है, वो कहाँ लग रहा है, बिंदु पी पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश। एक लग रहा है डोरी सीपी का भार WS जो नीचे की ओर कार्यरत है आपके पास, नीचे की ओर लगेगा डोरी का भार, तो आपको पता है WS जो नीचे की ओर क्या है, कार्यरत है। डोरी सीपी का भार क्या है, WS है जो नीचे की ओर कार्यरत है। और एक कौन सा लग रहा है, बिंदु सी पर तनाव T0 कार्यरत है। ये आपके पास एक बिंदु सी पर क्या लग रहा है, तनाव T0 लग रहा है। अब लिख दीजिए आप तीनों बलों को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर क्या होगा आपके पास, बताइए। एक बार उतार लो आप वीडियो रोक के। देखो तीनों बलों को क्षैतिज तथा, ये तो मात्रा यहां लगा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों बलों को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर क्या होगा, सबसे पहले मेरे को बताओ, मैं बात करूं। देखो ये जो T है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, बताओ। साई बना रहा है, तो T का मेरे को बताओ क्षैतिज घटक क्या होगा। मैं बात करूं T का ये क्षैतिज घटक क्या होगा, सबको पता है T कोस साई होगा, ये तो जानते होंगे ना आप, ये पढ़ा होगा आपने। जैसे हम बात करें ये R होता है, ये थीटा होता है, तो इधर तो क्या होता है R cos थीटा, और इधर क्या होता है R sin थीटा। तो ये साई है, ये T है, तो T cos साई, ये घटक कौन सा होगा, T cos साई। अरे यहां बताओ T cos साई इधर लग रहा है, और इधर कितना लग रहा है T0, वो भी क्षैतिज तल में लग रहा है। अरे संतुलन की अवस्था की बात कर रहे हैं तो तनाव के बराबर होता है, आपको पता है। तो क्षैतिज तल में क्या हो रहा है, एक तनाव तो देखो कौन सा लग रहा है, T0 लग रहा है, एक तनाव तो कौन सा लग रहा है, T0। अब ये मेरे को बताओ T है वो एक्स अक्ष के साथ साई एंगल बना रहा है, तो ये घटक कौन सा होगा, T cos साई। तो T cos साई है वो किसके बराबर होगा, T0 के बराबर होगा। T cos साई किसके बराबर होगा, T0 के बराबर। तो T cos साई बराबर क्या आएगा, T0। एक उसको दे देना T0 बराबर WC वाले को, जो T0 बराबर WC था ना, उसको समीकरण एक नाम दे देना, इसको 2 दे दीजिए। एक बताओ आप, अब ये तो था T cos साई, अरे एक लंबवत क्या होगा इसका मेरे को बताओ, ये क्या होगा, T sin साई होगा आपके पास, ये क्या होगा T sin साई। तो ऊपर की ओर तो कितना लग रहा है T sin साई, नीचे की ओर कितना लग रहा है WS लग रहा है लंबवत। तो यहां T sin साई है वो किसके बराबर होगा, WS के बराबर। अब समीकरण 3 में किसका भाग दीजिए आप, 2 का। समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देंगे तो आपके पास क्या आएगा, फटाफट देखिए, देखो आप, ये तो आएगा tan साई, अरे ये आएगा WS अपॉन T0।
समीकरण 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए आप। टी नोट की वैल्यू कितनी होती है, WC होती है समीकरण 1 से। टी नोट बराबर WC दिमाग में रखना, W से WS बराबर क्या आ गया, C tan साई। यह कैटेनरी का क्या है, नेस समीकरण है। कैटेनरी का क्या है, ये नेस समीकरण है। तो आपसे पूछिए कैटेनरी का कौन सा समीकरण है, ये नेस समीकरण। नेस समीकरण ये आपके पास, क्योंकि एस और साई में क्या है, ये रिलेशन आपके पास। ओके, तो आपने एस आई, ये साई, ये बिंदु आपने कैटेनरी पर माने थे, तो एस आई के रूप में जो समीकरण आएगा वो कैटेनरी का आएगा। ओके, तो ये आपको करना है यदि एग्जाम में आए कि साधारण कैटेनरी का निज रूप में समीकरण याद करो। आगे देखो टॉपिक फटाफट आप, 1 मिनट रुकिए। देखो छोटी छोटी बातें हैं। नेस समीकरण है, नेस समीकरण तो आप जानते हैं। नेस समीकरण की परिभाषा कैसे लेके आएंगे आप, स्टेट में पढ़ चुके कि किसी वक्र के, देखो सी क्या है, फिक्स पॉइंट है। किसी वक्र के स्थिर बिंदु से अन्य बिंदु तक चाप की लंबाई s हो एवं उस अन्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ साई कोण बनाती हो, तो s व साई के बीच संबंध को ही क्या कहते हैं, नेस समीकरण। s और साई के बीच जो संबंध आता है वो नेस समीकरण होता है। s क्या होता है, स्थिर बिंदु से अन्य बिंदु तक चाप की लंबाई, और साई क्या होता है, उस अन्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ एंगल होता है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कर लेते हैं हम, वो देखो आप। अब देखो ये बोल रहा है कि साधारण कैटेनरी का आप कौन सा समीकरण निकालो, आप कार्तीय समीकरण निकालो। तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये तरीका लगा दो, कोई दूसरा लगा दो, आपको तो क्या करना है, सॉल्व करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, देखो समझो आप तो ना। हम क्या ज्ञात करेंगे, साधारण कैटेनरी का साधारण कैटेनरी का हमें कौन से रूप में निकालना है, कार्तीय पूछ रहा है ना आपके पास, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना। देखो नेस समीकरण तो हमने ज्ञात कर लिया था, अब हमें कौन सा समीकरण निकालना है, कार्तीय समीकरण। वही है आपके पास, टू फाइंड द, कौन सी फॉर्म निकालनी है आपको, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। ऑफ द किसकी निकालनी है आपको, कॉमन कैटेनरी की निकालनी है। तो निकालिए आप, देखो तो हमें क्या करना है, साधारण कैटेनरी की क्या निकालनी है हमें, कार्तीय। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने अभी साधारण कैटेनरी का कौन सा रूप निकाला था, नेज रूप। नेज रूप क्या होता है, एस और साई के बीच संबंध। कार्तीय रूप क्या होता है, एक्स वाई। तो अब हमें क्या करना है, साधारण कैटेनरी का एक्स वाई के रूप में क्या निकालना है, समीकरण। देखो तो सॉल्व कर देते हैं, लिख देना वही है, चूंकि हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, सब प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, C tan साई। ये जानते हो आप, अरे ये भी जानते होंगे आप, देखो जब स्पर्श रेखा का एंगल क्या होता है, थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, dy/dx। देखो हमें एक बार थोड़ा सा बेसिक बता दूं, हमें कैटेनरी का समीकरण कार्तीय रूप में निकालना है। इस कार्य में कैटेनरी का समीकरण एक्स वाई के पदों में निकालना है। तो आप ये सोच लेना है कि बिंदु P के कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या मानेंगे, एक्स वाई। बिंदु P के कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, एक्स वाई है। जब एंगल थीटा होता है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, dy/dx। अब एंगल आपको पता है, यहाँ साई है, यहाँ तो कैटेनरी में,
तो आपको पता है कि tan साई बराबर क्या होगा, dy/dx होगा। अरे काटते रूप में समीकरण निकालना है तो इन साई को एस को सबको उठाना पड़ेगा आपको, तो एक्स और वाई के रूप में क्या निकालना पड़ेगा, समीकरण। तो एक बहुत ईजी सी बात है, फटाफट देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या करोगे आप, यहां मान रख दोगे s बराबर c dy/dx। समझने वाली बातें समझते रहो आप। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे आप, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू x। क्यों करोगे अभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि अभी एक रिलेशन काम में लेंगे हम। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो c, और ये c तो कांस्टेंट है, dy/dx का क्या होगा, d2y/dx²। आपने नाम सुना होगा, चूंकि हम ये भी जानते हैं, देखो अभी आपको पता है इस बिंदु के ऐसे ही तो कैटनरी ये साई है। अब यदि आप इसको मिलाओगे, मैं एक काम करता हूँ, इस दूरी को तो क्या मान लेता हूँ मैं, dx, इस दूरी को क्या मान लेता हूँ मैं, dy, इस दूरी को क्या मान लेता हूँ, ds। ये होता है क्योंकि छोटा सा एक अल्पांश लिया जाता है, तो मैंने ये दूरी क्या मान ली, dx, ये दूरी dy, ये दूरी मैंने क्या मान ली, ds। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि अब कर्ण कौन सा आपको पता है, ds ही है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोनों तरफ dx के होल स्क्वायर का भाग दोगे तो अंदर आ जाएगा स्क्वायर, dx के होल स्क्वायर का भाग दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, dy/dx का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर लेके आओगे, रूट आएगा। तो आप जानते हैं कि ds/dx बराबर क्या होता है, √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 4। ds/dx बराबर क्या होता है, √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। देखो आगे सॉल्व करें। अब समीकरण 3 व 4 से देखिए आप, 3 व 4 से हम क्या होगा वो समझिए आप। अब ds/dx की जगह आप क्या रख दोगे, √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और dx/ इसकी जगह आपको पता है, ये भी आपने माना था, ये तो आप जानते हो। ds/dx का मान क्या रख देना, c d2y/dx²। अब सॉल्व करना है, क्योंकि अब देखो पूरा समीकरण किस में आ गया, x y में आ गया। बस इसको सॉल्व करो और कैटनरी उसकी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी आपके पास, काटते रूप आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करोगे, भी सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, दिमाग लगाओ। एक काम करते हैं हम, dy/dx को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। dy/dx को हम क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, p मान लो, बुक वाला p मान रहा है, v मान लो, कुछ भी मान लो, इनसे वो फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आपने p मान लिया तो आपको पता है d2y/dx² क्या होगा, dp/dx होगा। तो समीकरण 5, 6 व 7 से क्या होगा, 5, 6 व 7 से क्या होगा, कर दोगे सोल्व आप। यहां से मान रखोगे √1 + dy/dx को p मानोगे तो p², ये क्या आएगा, dp/dx। इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी देखो आप, यहां तक वीडियो रोक के उतार लो। तो यहां से सॉल्व करेंगे, किधर ही सॉल्व कर लो, वो तो आपको पता है, dp यहां आएगा dx। तो dx बराबर कितना आ गया, c dp/√1 + p², ये आएगा आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन कीजिए आप, तो यहां से dx और यहां से भी समाकलन कर दोगे। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका समाकलन क्या होता है, आप मेरे को बताओ। dx का तो x, c ऐसे कैसे, इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन मैं बता देता हूं क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p होता है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स क्या होता है, p, और यहां से क्या आ गया, c1 आ गया। अब कैटेगरी पर देखो आप, अब c1 कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब या थोड़ा सा आगे और सॉल्व करो आप,
देखो P आपने किसको माना था बताइए, dy/dx को माना था और प्लस C1 आ गया आपके पास। तो लिख देना बिंदु जो आपके पास C है, बिंदु C पर आपको पता है x बराबर तो 0 एवं dy/dx बराबर भी कितना है 0 है। अरे बिंदु C पर क्या था, x बराबर 0 था और y बराबर क्या था C। अब इसका dy/dx निकालोगे तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, dy/dx निकालोगे तो भी। तो हमें तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है बिंदु C के कोऑर्डिनेट लेकर हम निकाल सकते हैं। बिंदु C पर x का मान 0 होता है, dy/dx का मान भी 0 होता है। तो x की जगह 0, dy/dx का मान 0 लेंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो 0 बराबर C1। तो 8/9 से क्या होगा, 8/9 से हम मान रख देंगे, x बराबर कितना आ गया C साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy/dx। हम C1 की जगह क्या पुट कर देंगे 0। आगे सॉल्व कीजिए। यहां से क्या आएगा dy/dx बराबर क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक x/c। x/c आएगा, साइन हाइपरबोलिक आएगा, वही आगे सॉल्व करना है। dy बराबर क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक x/c। देखो दोनों पक्षों का dx इधर जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना, dy का तो y होगा। देखो c भी गुणा में है, c इधर आ चुका, गुणा में नहीं है, dy का तो y होगा। साइन हाइपरबोलिक का आपने नाम सुना होगा, समाकलन क्या होता है कोस हाइपरबोलिक x/c। कांस्टेंट भाग में होता है तो समाकलन में कहाँ जाता है गुणा में, और प्लस का क्या आ जाएगा c2। अब आपको पता है x बराबर 0 पर y का मान कितना होता है। अरे बिंदु C देखना, ये वाला क्या माना था मैंने, इसके कोऑर्डिनेट 0 C माने थे। तो यहाँ x का मान 0 होता है और y का मान कितना होता है c होता है, क्योंकि y x पर तो x 0 होगा और ये दूरी आपने c मानी थी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x बराबर 0 पर y कितना होता है c होता है। तो x की जगह 0 रख दो और y की जगह c रख दो। तो c बराबर x की जगह 0 लेंगे, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होगा, c प्लस c2। तो c2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 0। अब c2 का मान रख दीजिए ऊपर वाले समीकरण में आप। तो c2 का मान रखोगे तो क्या आएगा, c2 का मान 0 लोगे तो y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x/c। दिखाई दे रहा है बेटे, यह क्या आ गया कैटेनरी है उसका कार्तीय समीकरण, क्योंकि आपने एक्स वाई के रूप में क्या निकाल लिया है इक्वेशन, एक्स वाई के रूप में निकाल ली इक्वेशन। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।